तो जस्ट ट्राई कि अब ये वो डिस्कनेक्शन वाला ना हो। तो ठीक हो। अच्छा, वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 अक्टूबर नवंबर का। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज आपका डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दैट इज डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, सो यू नीड अ प्रिसाइज डेफिनेशन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन किस तरह करते हैं कि इट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप फॉर अनदर। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव foregone as a result of a choice। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन है। यू डू नॉट नीड एन क्या कहते हैं वो एग्जाम्पल फॉर दिस। अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि ये जो डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, सिंस एक बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इट वाज आंसर्ड, इट वाज वेल आंसर्ड। ठीक है, most candidates ठीक। were able to give a precise definition of opportunity cost. Some candidates also gave an example of an opportunity cost, but this was not required। ठीक है, this was not required। So आपके 2 मार्क्स ठीक। यहीं पे पूरे हो जाएंगे क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन में दो कीवर्ड्स हैं, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड फॉरगॉन। इन दोनों इन दो कीवर्ड्स के आपके मार्क्स होते हैं। ठीक है, सो 1 मार्क इज फॉर स्टेटिंग दैट इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और जो सेकंड मार्क है इट इज फॉर स्टेटिंग के जो फॉरगॉन। ठीक है, ठीक। अच्छा, दूसरा है हमारे पास जो बी पार्ट है इसका, वो हमारे पास है कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाई इट इज ऑलवेज लाइकली टू एग्जिस्ट। तो हम्म। इकोनॉ तो इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 मार्क्स इसके अंदर हैं फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, एंड 2 मार्क्स इसके अंदर रिजर्व्ड होंगे फॉर व्हाई इट इज ऑलवेज लाइकली टू एग्जिस्ट। तो बेसिकली इस हम्म। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं कि आपने सबसे पहले बताना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, और फिर आपने बताना है कि व्हाई इट इज ऑलवेज लाइकली टू एग्जिस्ट। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स हैं। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बताएं कि अब उसने वर्ड जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूज किया है ना, सो अगर हम इसको हम्म। आंसर करते हैं तो हमें आंसर में सबसे पहले बताना है कि द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रेफर्ड टू एज स्कार्सिटी। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो इकोनॉमिक्स के अंदर नाम है दैट इज स्कार्सिटी। ठीक है, जी। और फिर हमने स्कार्सिटी को डिफाइन करना है कि स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन, स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन दैट arises due to existence of limited resources which are unable to fulfill the unlimited wants of the consumers। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, जो कि हमने बताया कि व्हाट एक्सप्लेनिंग व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। ठीक है, जो ठीक हमारा है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है हमने द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताना है कि व्हाई इट इज ऑलवेज लाइकली टू एग्जिस्ट। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए हम्म, वांट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे और रिसोर्सेज तो वैसे ही नहीं इंक्रीज हो रहे, तो हाँ, इसलिए ये प्रॉब्लम रहेगी। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे हम एक बताएंगे कैसे कि सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, चॉइसेस नीड टू बी मेड। ठीक है, हम उसका हम्म। नेचर बता रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो अब हमने क्या बताना है कि एंड एज के कहते हैं रिसोर्सेज इंक्रीज, वांट्स ऑफ पीपल इंक्रीज बाय अ लार्जर प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी भी रिसोर्सेज अगर इंक्रीज हो जाएं
वो रिसोर्सेज हमेशा ही लिमिटेड रहेंगी, दे विल नेवर बी एबल टू फुलफिल द वांट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। एंड एज पॉपुलेशन ग्रोज the severity of economic problem increases, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली डिफाइनिंग है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाट द 4 मार्क्स आर फॉर, ठीक है। ठीक है। अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखें तो लेट्स सी। अब most candidates recognize the nature of economic problem and wrote about the limited resources, ठीक है, unlimited wants and scarcity. तो this was not all went to explain why the situation will always occur, ठीक है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि जो पहले 2 मार्क्स थे वो कैंडिडेट्स ने आराम से ले लिए, लेकिन जो अगले 2 मार्क्स थे कि व्हाई इट इज ऑलवेज लाइकली टू अकर, वो कैंडिडेट्स ने नहीं बताया, ठीक है। A small proportion of candidates wrote about economic problem that an economy may be facing inflation. अब यहाँ पे गलत है, अब उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इन्फ्लेशन का नाम दे दिया, ये ट्रैक हो गए, ठीक है। अब एग्जामिनर ने उसके बाद ये भी कहा है कि केयरफुल रीडिंग ऑफ स्टेम शुड अवॉइड दिस प्रॉब्लम, कि आपने इस क्वेश्चन को ही गलत समझ लिया, कि आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझा कि ये इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ है, तो कैंडिडेट्स ने उसके बारे में लिख दिया, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड। C part है कि analyze why the wages of all teachers may increase. So analyze why the wages of all teachers may increase, ठीक है। सो अब ये एनालाइज का जो 6 मार्क का क्वेश्चन है, हमने इसके बारे में बात की थी कि you need at least 2 chains of analysis, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट्स लिखने हैं और उसको वेल एक्सप्लेन करना है इन दिस क्वेश्चन। तो क्या रीजंस हो सकते हैं कि व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ऑलवेज लाइकली टू, मैं कह रहा व्हाई वेजेस ऑफ टीचर्स माइट इंक्रीज। बताओ। अगर जिधर वो फर्म जिधर वो काम कर रहे हैं टीचर्स, उनके प्रॉफिट ज्यादा हों तो शायद वो अपने इंक्रीज कर सकते हैं वेजेस। नॉट दैट, थोड़ा बेहतर तरीका। इसको बेसिकली जब हम लेबर मार्केट के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, सो रेफर करना है, बेसिकली रेफर इट टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो टीचर्स की डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करो। तो जिस तरह हम बात करते हैं कि जिसमें रेगुलर जिस तरह प्रोडक्ट की डिमांड होती है, उसी तरह डिमांड और सप्लाई डायग्राम बनता है टीचर्स के लिए, और टीचर्स कह रहा हूँ लेबर के लिए एज वेल, ठीक है। ठीक। तो वेज रेट ऑफ टीचर्स, अब एक तरीका है, ग्राफ इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, इसमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ लेबर देखते हैं और यहाँ पे हम वेज रेट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल डिमांड फॉर लेबर है और यहाँ पे सिंपल सप्लाई फॉर लेबर है। तो जहां डिमांड ऑफ लेबर इक्वल होती है सप्लाई ऑफ लेबर पे, वहां पे हमारी वेज रेट सेट हो जाता है। अब वेजेस इंक्रीज किस केस में होती हैं, या तो केस 1 है कि डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाए, हम्म। लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो देखो वेज रेट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। या जो सेकंड सेकंड केस सिनेरियो है कि या फिर सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाए तो आपका वेज रेट कम हो जा बढ़ जाता है, ठीक है। तो जी। यहाँ पे ये हमारा इक्विलिब्रियम वेज है, वेज 1 क्वांटिटी 1। तो अगर मेरी सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाए, इस इधर आ जाए, तो तब भी मेरा वेज रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक। तो अब हमने बेसिकली इसी चीज को देखते हुए हमने यहाँ पे बताना है कि क्या रीजंस है कि व्हाई डिमांड फॉर टीचर्स में इंक्रीज, या क्या रीजंस है व्हाई
सप्लाई ऑफ लेबर्स में डिक्रीज। ठीक है, तो ये बात क्लियर है ग्राफ वाली? हाँ जी, ग्राफ है जी। हाँ, ग्राफ इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, इसको ज्यादा वो नहीं करना, क्या कहते हैं, सर पे ना चढ़ाना। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग, इसका कोई वो इस तरह का आपको ग्राफ बनाने नहीं होता क्वेश्चंस के अंदर। तो अब लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाई डिमांड फॉर टीचर्स में, हम पहले कहते हैं कि वेजेस ऑफ टीचर्स में इंक्रीज इफ द डिमांड फॉर टीचर्स में इंक्रीज। ठीक है, अगर जी डिमांड फॉर टीचर्स इंक्रीज हो जाती है तो वेज रेट ऑफ टीचर्स इंक्रीज कर जाएगा। दिस कैन हैपन ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द कोर्सेज, या फिर हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखो कि जो लेबर की डिमांड है दैट इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। ठीक है। तो जो लेबर डिमांड है, दिस इज समथिंग दैट वी कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली जो लेबर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, तो उस लेबर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक। क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड है, सो द फर्म विल डिमांड मोर लेबर टू प्रोड्यूस मोर। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ जी। तो अगर एजुकेशन या एजुकेशनल कोर्सेज की डिमांड बढ़ जाती है, सो द डिमांड फॉर टीचर्स में इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड फॉर टीचर्स will push up the wage rate। ठीक है, and therefore wages may increase। तो ये हमारा एक एक्सप्लेनेशन, एक चेन ऑफ एनालिसिस इधर आ गया। ठीक है, ठीक। उसके अलावा क्या हो सकता है, कोई रीजन? वो सप्लाई की जो आपने बताई थी, हाँ, तो अगर सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई ऑफ टीचर्स में डिक्रीज। अब सप्लाई ऑफ टीचर्स क्यों डिक्रीज करेगी, क्या रीजन हो सकते हैं? अ, अच्छा, इफ द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम ए टीचर इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या होगा कि लोगों को ज्यादा टाइम पढ़ाई करनी पड़ेगी टीचर बनने के लिए। ठीक है, हम्म। तो इफ द qualifications required to become a teacher increases, this would reduce the supply of teachers। ठीक है, क्योंकि वो अब ज्यादा, क्योंकि इट विल, बिकॉज लेबर मार्केट कंडीशंस विल बिकम स्ट्रिक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्कूल्स लगा दें, क्या कहते हैं, अपने एक, क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट के टीचर्स जो हैं वो एमबीए या मास्टर्स करके ही बन सकते हैं, हाँ तो जी। जिन जिन टीचर्स ने पहले मास्टर्स नहीं किया हुआ तो वो टीचर नहीं बन सकते, तो वो सप्लाई ऑफ लेबर इस तरह डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो। सो इसकी वजह से दिस मीन्स दैट देयर विल नाउ बी बी लेस नंबर ऑफ टीचर्स in the market, and the hence wage rate will increase। Another reason is, कि जो ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस might become strong in the schools। टीचर्स की ट्रेड यूनियन वगैरह बनी हुई है स्कूल्स के अंदर, उसकी पावर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जी। जब ट्रेड यूनियन पावरफुल होती है, दिस मीन्स दैट दे विल बी एबल टू negotiate a higher wage rate
for teachers, and hence their wages will increase. ठीक है, negotiate higher wages क्यों? क्योंकि जब ट्रेड यूनियन पावरफुल होती है, बिकॉज उनकी एक चीज होती है दैट वी कॉल द बार्गेनिंग पावर वुड बी हाई। हम्म। ठीक है, सर जिसकी वजह मैंने से पूछना था कि वो जो मैंने पॉइंट बताया था कि वो फर्म वाला, तो वो वाला क्यों नहीं सही था? फर्म वाला क्या बताया था, मुझे एक दफा दोबारा रिपीट करना। कि वो जो जब फर्म की प्रॉफिट इंक्रीज होती है तो वो टीचर्स के ऑटोमेटिकली वेजेस इंक्रीज हो जाती हैं। अच्छा देखो, जो फर्म खुदा के लिए काम नहीं कर रही होती, फर्म का मोटिव ही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो वो प्रॉफिट जब इंक्रीज होते हैं तो वो वेजेस बढ़ा के अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, उसका ये है कि जब फर्म्स के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो जो टीचर्स या लेबर होती है वो खुद डिमांड करते हैं ज्यादा वेजेस, और फिर वो यूनियंस के थ्रू प्रेशराइज करते हैं फर्म्स को कि अब उनकी वेजेस बढ़ाई जाए। फर्म को इतनी क्या कहते हैं, अच्छी अच्छी चीज नहीं है कि वो खुद ही अपनी मर्जी से बढ़ा देगी वेजेस, कि उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो हम लेबर का भी फायदा कर देते हैं। दैट्स नॉट द केस। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो तीन हमने चेन्स ऑफ एनालिसिस दे दिए जो हमने आंसर में यूज कर लिए। अब अदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकती थी कि नंबर वन, अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज बढ़ा दे। ठीक है, हम्म। अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज इंक्रीज कर दे तो तब भी वेज रेट बढ़ सकता है। ठीक है, या फिर उसके अलावा इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन से क्या होगा, महंगाई आएगी, महंगाई आएगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो टीचर्स विल देमसेल्फ डिमांड हायर वेजेस। ठीक है। So that is why teachers की wage rate may increase. Let's just quickly look over इसकी जो है क्या कहते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट। तो अच्छा, अब उसने कहा है the key to doing this question was to recognize that the question is asking कि why wages of all teachers may increase। ठीक है, नॉट जस्ट सम स्पेशलाइज्ड टीचर्स। तो अगर यहाँ पे मैं बताता कि टीचर्स स्पेशलाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा वेजेस डिमांड कर सकेंगे, तो दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए मैंने वो डिफाइन नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली आस्क के व्हाई वेज रेट ऑफ ऑल टीचर्स में इंक्रीज। ठीक है, ठीक। um, फिर उसने कहा देयर वाज सम गुड एनालिसिस प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब उसने खुद बोला है कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू लिंक करके आपने बताना है ऑफ हम्म। टीचर्स एंड ट्रेड यूनियन पावर। तो ये तीन चीजों को कंसिडर करके यू हैव टू राइट अ रिस्पॉन्स, और हमने वही तीन फैक्टर्स के बारे में बात की हुई है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी। लेट्स डू अब जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट है इसका डिस्कस वेदर और नॉट अ टीचर वुड बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। हम्म। डिस्कस वेदर और नॉट अ टीचर वुड बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास 8 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने हमेशा कहा था कि दो साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट होती हैं 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर। क्या तुम अब एनालाइज कर सकते हो कि वो दो साइड्स कौन सी होंगी? ये जैसे इस क्वेश्चन के अंदर होगा कि जैसे टीचर बेनिफिट करेगा और दूसरा है कि नहीं करेगा। हाँ, सो देयर विल बी अप टू 5 मार्क्स फॉर व्हाई टीचर्स may benefit from specialization, teachers may benefit from specialization, and there will be up to 5 marks for why teachers may not benefit from specialization। ठीक है, so that is something that we need to discuss। अब स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहली बात। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ,
बट उसको थोड़ा सा बेहतर है करना है कि अब स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि उस एरिया में दे हैव एक्सपर्टीज, ठीक है। जी। सो इफ टीचर्स स्पेशलाइज इन अ सब्जेक्ट or an area, this would mean that they would become more proficient. Proficient होता है basically efficient या knowledgeable. Proficient and knowledgeable uh, about that particular subject. Knowledgeable about that subject. अब इसका टीचर्स को फायदा क्या होगा? टीचर के अगर वो स्पेशलाइज करेगा तो उसका मतलब उसकी स्किल्स जो है इम्प्रूव हो रही हैं, तो वेज रेट इम्प्रूव या हाई This, हो सकते हैं, this could lead to better हायर वेजेस। student results, and therefore the teachers can demand a higher wage rate, जी। ठीक है। सो एक चीज हमारे पास ये होगी, फिर क्या है और क्या हो सकता है और कि जो क्या कहते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग promoted within the school, ठीक है। ठीक। कोई सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर या उस तरह के पोस्ट में प्रमोशन बेहतर है, ठीक है। अब प्रमोशन से क्या है, प्रमोशन क्यों होगी इनकी, सिंस दे आर मोर वैल्यूएबल टू द स्कूल। और इस प्रमोशन से क्या होगा, प्रमोशन का भी एंड रिजल्ट यही है कि देयर वेजेस विल इंक्रीज, और वेजेस इंक्रीज होने से टीचर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ टीचर्स, दैट टीचर में इंक्रीज, ठीक है। ठीक हो। उसके अलावा एक और अगर हम पॉइंट की बात करें कि स्पेशलाइज्ड specialized teachers have more chances of going abroad या फिर finding jobs abroad, ठीक है। ठीक। और फाइंडिंग जॉब्स अब्रॉड का क्या मतलब है कि दिस कैन, इंटरनेशनली उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ तो दिस कैन लीड टू, अब क्योंकि हमने इनकम्स के बारे में 2 दफा बता दिया है, सो लेट्स नॉट रिपीट दैट इनकम वाला एनालिसिस ज्यादा। सो दिस कैन लीड टू मोर पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड और क्या हो सकता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ठीक। अब जब भी देखो इस तरह का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, तो एक साइड के याद रखोगे 2 चेन्स ऑफ एनालिसिस फॉर 1 साइड, ठीक है। हमने यहाँ 3 बात कर ली है, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन 2 चेन्स ऑफ एनालिसिस फॉर 1 साइड, ठीक है। ठीक है। और क्या हो सकता है, अब जब और हम ये तो एक साइड कर ली, जो दूसरी साइड है कि वाई स्पेशलाइजेशन विल नॉट बेनिफिट टीचर्स, तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन का हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले स्पेशलाइजेशन का मसला क्या है कि वर्सिटिलिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। सो स्पेशलाइजेशन सर रिड्यूसेस, मैं 2 मिनट वॉशरूम से आ जाऊँ। हाँ हुआ।
जी सर मैं चलो, तो अब स्पेशलाइजेशन के हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहले है स्पेशलाइजेशन रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा? इसका मतलब है कि जैसे वो वर्क अगर जैसे एक एब्सेंट हो गया वर्कर तो उसकी जगह वो ले नहीं पाएगा क्योंकि वो एक ही स्किल में स्पेशलाइज्ड है। थोड़ा बेहतर। एक और मेरे पास पॉइंट है लेकिन हाँ, वो इससे थोड़ा सा अब डिफरेंट है। अब इसको देखो, टीचर्स के साथ लिंक करना है ना, तो ये आप ध्यान में रखना। सो इफ द curriculum changes, then the teachers will not be able to adapt to those changes। ठीक है, क्योंकि वो अब एक हम्म, सब्जेक्ट एरिया में स्पेशलाइज्ड है। सो अगर वो नहीं कर पाते वो उससे, सो करिकुलम अगर चेंज होता है तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक हो। अब ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। सो दिस ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी कैन रिस्ट्रिक्ट देयर जॉब प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी क्या होती है कि जब लेबर तो एक इज जगह नॉट, से वो ले जैसे मूव नहीं कर पाता है आसानी से। वो होती है आपकी जियोग्राफिकल ज्योग्राफिकल। इमोबिलिटी। हाँ ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी होती है कि लेबर सिर्फ एक एरिया में स्किल्ड है, तो वो डिफरेंट जॉब्स नहीं कर पाता। ठीक है, ठीक है। तो एक ये है। दूसरा क्या डिसएडवांटेज होता है? दूसरा ये है कि जैसे उसे एक ही आता है तो वो दो कर करके एलियनेट हो सकता है। एग्जैक्टली, सो टीचर्स टू स्पेशलाइज, क्या होगा, एलियनेट हो सकता कैन बी डीमोटिवेटेड बाय टीचिंग द सेम सब्जेक्ट या कोर्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, दिस कुड लीड टू बोर्डम। ठीक है, और उस बोर्डम की वजह से क्या होगा? है। स्टूडेंट के जो ग्रेड्स हैं नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। नहीं, स्टूडेंट ग्रेड से नहीं, कि इट विल क्या होगा, इफेक्ट देयर सेटिस्फैक्शन लेवल्स। ठीक है, सो इट विल हम्म, नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर सेटिस्फैक्शन लेवल्स, या जॉब सेटिस्फैक्शन हम कह सकते हैं। ठीक ठीक है, हो। तो क्योंकि हमने फायदा और नुकसान टीचर का देखना है, हमने स्टूडेंट्स की अभी बात नहीं करनी। ठीक है, आम फिर अब एक और बात करते हैं कि कुछ कंट्रीज में, इन सम कंट्रीज, डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड टीचर्स is very low. This means that if the teacher resides in such country, then specialization won't benefit them much। ठीक है, कि कुछ कंट्रीज में क्या है, स्पेशलाइज्ड लेबर की डिमांड ही बहुत कम होती है, तो स्पेशलाइजेशन का फायदा नहीं है उधर। ठीक है, ठीक। लेट्स सी द एग्जामिनर रिपोर्ट अब, कि एग्जामिनर क्या कहता है about this question. So we'll just quickly. So the stronger answers, the stronger answers here were those which developed the points they made। ठीक है, so number of points नहीं, the development matters, कि आपने जब भी point लिखना है उसको explain अच्छी तरह करना है using economic concepts and terms। ठीक है, for example, a number of candidates develop points about teachers being able to concentrate on a subject they are good at teaching, into how this may influence their productivity, promotion chances and their wage rate। ये हमने तीनों चीजों की बात कर ली हुई है ऊपर। जी। Yes, there were some good comments on how specialization may influence teachers ability to gain job in another country। So एक different country में जो abroad जाने की बात है वो भी हमने की है। ठीक है, so this is what an हम्म, examiner says about it। ठीक है, ठीक हो।
So now let's move on to the question number 2. Question number 3 जो है हमारा, so just give me a moment. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. ए पार्ट इसका रीड करो. ए पार्ट है कि डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. क्या होती है फुल एम्प्लॉयमेंट? जब जैसे सारे जो वर्कर्स हैं वो जैसे सब एम्प्लॉयड होते हैं. सब एम्प्लॉयड नहीं होते बेसिकली, के इट इज अ सिचुएशन, it is a situation where all those who are willing and able to work find a job. ठीक है. ये हर बंदा एम्प्लॉयड है, मगर जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट. ठीक है. दिस मीन्स that an unemployment rate of 3 to 5% is considered full employment level. ठीक है. अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, अब ये हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और दिस विल बी गुड टू गो फॉर योर 2 मार्क्स. लेट्स सी द एग्जामिनर रिपोर्ट के एग्जामिनर रिपोर्ट में क्या लिखा है अबाउट द डेफिनेशन. तो हियर इज द एग्जामिनर रिपोर्ट. अब उसने कहा है कि stronger answers here recognize that full employment may involve a very low percentage of workers being unemployed. ठीक है. जी. अब वो some frictional unemployment का जिक्र कर दिया. Some candidates just defined unemployment. तो ये गलत चीज है कि आपने unemployment को define नहीं करना. You have to define full employment level, right? ठीक है. Let's move on. उसने अब जो हमारा है B part is कि explain the difference between a proportional proportional income tax system and a progressive income tax system. क्या डिफरेंस होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स होता है कि जैसे आपकी फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स है बेशक जो व्हाटएवर योर वेजेस, लेकिन प्रोग्रेसिव है कि जैसे Whatever your आपकी income is, not wage, whatever your income is. ठीक है. हाँ जी इनकम इज, और वो प्रोग्रेसिव होता है जैसे अगर आपकी वेजेस इंक्रीज हो रही हैं तो सारा टैक्स भी इंक्रीज होंगे. The percentage of tax या proportion of tax increases. ठीक है. जी. So rather than writing the answers, तुम्हें मैंने वो फाइल भी दी हुई है मॉडल आंसर्स की. वहीं से लेट्स रीड दैम. ठीक है. सो ये क्वेश्चन है, ये फाइल अपलोडेड है बाय द वे ड्राइव के ऊपर. ठीक है. ठीक. सो अ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम इज वन इन विच टैक्स रेट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. दैट मींस कि टैक्स रेट हर टैक्स पेयर के लिए सेम रहता है regardless of their income levels. This means that people with higher incomes will pay the same proportion of their incomes in taxes as people with lower incomes. ठीक है. Such tax system has no impact on the distribution of income in the society. On the other hand, a progressive income tax system in which the tax rate increases as incomes increase. This means that people with higher incomes will pay a larger proportion of their income in taxes than people with lower incomes. Or this tax system is designed to reduce income inequality in the economy. तो हमने दोनों टैक्स सिस्टम्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर, and we'll get 4 marks for this. Let's see what the examiner says about this. तो यहाँ पे let's see. So the key to answering this question was to recognize that both progressive income tax system and proportional income tax system would take a larger amount of tax from rich than the poor. If that was understood, candidates could then concentrate on their answers on a difference between the two types of tax systems. ठीक है. In terms of percentage of income taken, हमने वो difference बता दिया कि इसमें percentage of income same रहती है
हाँ इधर जी परसेंटेज इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। The stronger answers did write about the tax rate would rise with income in the case of progressive and but would stay the same in the case of proportional income tax. ठीक है, वो भी हमने बता दिया है. A small number of candidates confused progressive and regressive income tax system. तो regressive income tax system क्या होता है? जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो टैक्सेस कम हो जाएंगे टैक्स रेट कम हो रहा है, हाँ जी ठीक है. टैक्सेस अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके, वो है कि एनालाइज व्हाई अ कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइट इंक्रीज पॉवर्टी. तो एनालाइज व्हाई अ कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइट इंक्रीज पॉवर्टी, ठीक है. तो ये हमारा बेसिकली एक 6 मार्क का क्वेश्चन है. तो इसके अंदर क्या 3 चेन्स ऑफ एनालिसिस डेवलप करने हैं हमें, बताओ. पहले 3 रीजन शायद हमने देने हैं हम्म. पहले तो शायद हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि जैसे पब्लिक गुड्स और इस तरह की चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही तो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे सो देयर हायर चांसेस ऑफ so एब्सोल्यूट if पॉवर्टी so if the government cuts spending on unemployment benefits, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स और हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, so this would mean that less people will be able to access these facilities. इसका क्या मतलब है कि जब स्टेट मेरिट सपोर्ट नहीं गुड्स कम होगी, होने से मेरिट गुड्स तो कम होंगे, उसके साथ क्या होगा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स कम हो रही हैं, सो दिस मींस दैट द सपोर्ट टू द लो इनकम फैमिलीज विल would डिक्रीज would reduce, leading to a rise in absolute poverty, ठीक है. ठीक है फिर है कि कटिंग अ कट इन गवर्नमेंट. सर एग्रीगेट डिमांड भी कम हो सकता है एग्जैक्टली वही पॉइंट है, वेरी गुड. तो कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो कौन किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है? दिस लीड्स टू ए राइज इन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक हो अब जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, दिस मींस दैट इनकम्स ऑफ हाउसहोल्ड्स would increase and this would lead to a rise in relative poverty. कि जब आपकी इनकम्स वगैरह कम हो रही हैं तो इससे आपकी रिलेटिव पॉवर्टी इंक्रीज कर सकती है. इज दैट करेक्ट? आपने लिखा है इनकम्स विल इंक्रीज तो राइज इन पॉवर्टी इनकम्स ऑफ हाउस, ओह माय बैड. सो इन डिक्रीज होंगे, टाइप ऑफ, ठीक है. सो दिस मींस इनकम्स ऑफ हाउसहोल्ड्स वुड डिक्रीज एंड रिलेटिव पॉवर्टी वुड इंक्रीज, ठीक है. ठीक है सो ये बेसिकली हमारे दो दो ही एनालिसिस के चेन्स थे इसमें. इसके अंदर और मेरा ख्याल है आई डोंट थिंक सो के बनते हैं. लेट्स सी व्हाट द एग्जामिनर सेज अबाउट दिस क्वेश्चन. तो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वाज वेल आंसर्ड, मतलब मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ने इसका सही आंसर लिखा था. देयर वर सम गुड लिंक्स provided, for example, lower welfare payments and ability to purchase basic necessities, government subsidies के साथ लिंक, एंड prices that the consumers have to pay. काफी वेग सी इसके अंदर एग्जामिनर रिपोर्टर्स ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई, बट ये है कि इन चीजों के लिंक्स द एग्जामिनर वाज ट्राइंग टू लुक एट, ठीक है. ठीक द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज के डिस्कस whether or not a fall in country's unemployment rate would benefit the workers.
ठीक है। सो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने से वर्कर्स को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, राइट? हम्म सो देयर विल बी अप टू 5 marks for why it would benefit the workers, and up to 5 marks for why it would not benefit the workers. ठीक है। तो rather हम्म than writing, let's quickly एक आंसर, मॉडल आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का। तो फॉर्मेट क्या था इसके कि हर साइड के लिए यू हैव टू गिव 2 चेन्स ऑफ एनालिसिस, राइट? हम्म तो इसके अंदर बेहतर है कि स्टार्टिंग में एक ओपनिंग स्टेटमेंट दे दो कि अनएम्प्लॉयमेंट, फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ठीक है। ऑन द प्लस साइड, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली एसोसिएटेड विद हायर इनकम्स। कि लोअर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो इनकम्स हैं वो हायर हैं और जॉब सिक्योरिटी भी बेहतर है। ठीक है। which would ठीक in turn improve the living standards and the quality of life of the workers। ठीक है। तो ये हमारा एक चेन ऑफ एनालिसिस है। In addition to that, lower unemployment is an indication of a stronger economy, which means that there would be an increased investment in the economy and business growth, leading to more job opportunities for workers। ठीक है। कि जब आपके हम्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो बिजनेस कॉन्फिडेंस इकोनॉमी के अंदर ज्यादा होता है, विच मीन्स के मल्टीनेशनल्स वगैरह आके आपकी कंट्री में सेटअप होती हैं, जिसकी वजह से इट क्रिएट्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। ठीक Lastly, low unemployment would mean that there would be increased overall spending in the economy, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो लेबर की डिमांड है, हमने बात की थी कि डिराइव डिमांड होती है। हाँ जी ठीक है। तो जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ये जो है कि अपवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसको जरा एक दफा देख लो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी 100 रुपए से इनकम बढ़ती है। ठीक है। हम्म मैं वो 100 रुपए से कोई चीज खरीदता हूँ। ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल जाके वो 100 रुपए से किसी दुकान दुकान से जूस खरीद लिया। ठीक है। तो वो जो मेरी 100 रुपए की इनकम थी, वो अब उस दुकानदार की इनकम बन गई। उस दुकानदार ने जी उस 100 रुपए से कहीं और जाके कुछ खरीद लिया, तो वो जो जिस बंदे से उसने खरीदा वो उस बंदे की इनकम बन गई। तो वो देखो कि 100 रुपए की में एक एक जगह 100 रुपए की स्पेंडिंग बढ़ने से ओवरऑल इकोनॉमी में इनकम कितने ज्यादा से बढ़ रही है। ठीक है। तो ये जी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि एक इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, मतलब एग्रीगेट डिमांड में अगर थोड़ा सा एडिशन हो तो आपकी जो इनकम्स हैं वो उससे लार्जर अमाउंट से बढ़ती हैं। ठीक है। ठीक हो सो ये हमारी प्लस साइड थी वर्कर्स के लिए। डाउन साइड इज के however in some cases fall in unemployment may be due to an increase in low paying और पार्ट टाइम जॉब्स। ठीक है। कह सकते हैं कि लो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन ये हो सकता है कि लोग जो हैं वो लो पेइंग जॉब्स के अंदर चले गए हैं। ठीक है। देयरफॉर इट विल ठीक नॉट लीड टू इंक्रीज्ड इनकम्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं होंगे, राइट? हम्म Additionally, a fall in unemployment rate may be caused by a decrease in labor force participation rate। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होती है कि जितने लोग आपके एक्टिव हैं वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर हैं, क्या वो लेबर फोर्स का पार्ट हैं कि नहीं, आर दे विलिंग एंड एबल टू वर्क और नॉट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक मैं अगर आज जॉब छोड़ सर्च करना बंद कर दूं तो मैं लेबर फोर्स के अंदर नहीं आऊंगा। हम्म ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि डिक्रीज इन लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये भी रीजन हो सकता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रही है इकोनॉमी में। ठीक है। दिस वुड मीन कि ठीक पीपल आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब एंड हेंस नो लॉन्गर काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। ठीक है। फाइनली, अ फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है और हम्म डिमांड पुल इन्फ्लेशन से प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है, अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस। और प्राइस बढ़ने से रियल वेज रेट गिर जाता है। ठीक है। ठीक तो ये क्लियर है दोनों साइड्स इस क्वेश्चन की। हाँ जी ठीक है।
let's see what the examiner needs to say about this. यहाँ पे तो ये हमारे पास है. अब एग्जामिनर कह रहे हैं देयर वाज अ मिक्स्ड परफॉर्मेंस ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा मुश्किल था. While a fall in unemployment may mean that workers have found jobs in low-paying industries and occupations, some candidates seem to think that fall in unemployment would cause a fall in wages. ठीक है, कुछ candidates ने ये blunder भी मारा था. They wrote about workers having to compete harder to get a job without recognizing that lower unemployment may result in employers competing for scarce labor. ठीक है. जी. There was also some confusion shown by candidates writing that more people employed must mean that each can work fewer hours. ये एक और blunder मारा था. They did not seem to recognize that more workers being employed may be a result of firms increasing their output. ठीक है. अब एग्जामिनर बता रहा है कि कहाँ कहाँ कैंडिडेट्स ने गलतियां की हैं, तो ये गलतियां अपने जहन में भी रखनी है कि ये नहीं करनी. The common जी. confusion that there is only a fixed number of jobs was also shown in some answers, with some candidates writing that if some workers have found jobs, it must be because others have lost their jobs. Another blunder. मगर उसने कहा है कि there were however some good answers. अब good answers में क्या क्या use था which used relevant economics to focus specifically on how workers may benefit or not. These examined, for example, how falling unemployment could raise wages by strengthening trade union power while possibly resulting in inflation and reducing their purchasing power. So ये दो उसने बता दिए reasons के what strong answers included. हमने ट्रेड यूनियन और उसका नहीं ऐड किया हुआ, बट अदरवाइज हमने बाकी चीजों पे इस आंसर को कवर कर लिया हुआ है. ठीक है. सो ये यहाँ तक बात क्लियर है अबाउट दिस पेपर. जी. ठीक है. सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज अबाउट हमारा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज यहाँ पे डिफाइन इन इलास्टिक सप्लाई. पहला ए पार्ट इज इन इलास्टिक सप्लाई को डिफाइन कर दो. क्या होती है इन इलास्टिक सप्लाई? When consumers are not sensitive to change in price. सप्लाई की बात हो रही है, डिमांड की नहीं बात हो रही. दैट एक ब्लंडर. ठीक है, कि सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं. ठीक है. तो दैट मींस कि व्हेन प्रोड्यूसर्स आर नॉट सेंसिटिव टू प्राइसेस. ठीक है, दिस मींस दैट अ लार्ज proportionate change in quantity in price would lead to a relatively less proportionate change in quantity supplied. ये हमारी डेफिनेशन है. ठीक है. तो लेट्स सी द एग्जामिनर रिपोर्ट अबाउट दिस एज वेल. ठीक है. तो अब एग्जामिनर रिपोर्ट वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आंसर्ड दिस लैक्ड प्रिसिजन. तो ये डेफिनेशन में स्टूडेंट्स ने काफी ब्लंडर मारे हुए हैं. सच आंसर्स रोट अबाउट दैट चेंज इन प्राइस वुड कॉज अ स्मॉल चेंज इन सप्लाई, लेकिन उनने परसेंटेज का जिक्र नहीं किया हुआ. हमने प्रोपोर्शनेट बता दिया. प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट, खाली चेंज नहीं बताना. ठीक है. A small number of candidates defined inelastic demand, the blunder that which you did. ठीक है. So ये नहीं करना. जो बी पार्ट है वो है explain why public goods would not be supplied in a market economic system. Would not be supplied in a market economic system. पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? अब इसके अंदर देख लो, ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे यू विल हैव 2 मार्क्स फॉर डिफाइनिंग पब्लिक गुड्स. ठीक है. एंड 2 मार्क्स आर फॉर व्हाई फ्री मार्केट डज नॉट सप्लाई देम.
हम्म। तो सबसे पहले डिफाइन कर दो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। Public goods are provided by the government and they are openly available to everyone. अच्छा, मगर ये पब्लिक गुड की प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। पब्लिक गुड्स जो है, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए दो फीचर्स, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी। जब भी पब्लिक गुड को डिफाइन करना है, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि दीज आर द गुड्स दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरी। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब हम्म। होता है कि इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू फॉर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम यूजिंग दीज गुड्स। अगर एक दफा आपने प्रोवाइड कर दिया, आप किसी को रोक नहीं सकते इनको इस्तेमाल करने से। और नॉन राइवलरस जी जी। होता है कि एक एक बंदे के इस्तेमाल करने से अवेलेबिलिटी टू द अदर पर्सन डज नॉट रिड्यूस। ठीक है, ठीक हो। ये है पब्लिक गुड की डेफिनेशन। क्यों नहीं प्रोवाइड होते? ड्यू टू द फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब ये फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी बंदा जब इस्तेमाल कर रहा है विदाउट पेइंग फॉर इट, तो आप उसके प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है, सो इट हम्म। मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट फर्म्स टू चार्ज अ प्राइस फॉर इट। ठीक है, एंड जी। रिकवर देयर कॉस्ट। तो अगर वो प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, तो प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट है उनको वो भी वापस नहीं मिलेगी। हम्म। दिस मीन्स कि therefore public goods are typically provided by the government through taxation and public spending, and hence not provided by the market economic system. ठीक क्लियर हो। है ये क्वेश्चन? हम्म। ठीक है, डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस आफ्टर के कहते हैं। सी पार्ट हम इसका पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम हमारे पिछले सेशन के अंदर, ये हाँ जी हाँ जी। एनालाइज यूजिंग ए डिमांड एंड सप्लाई। जो डी पार्ट है, इट इज कि डिस्कस वेदर और नॉट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी विल। अच्छा, हमने वो इसकी क्या कहते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं देखी, माय बैड। हम जस्ट बी पार्ट की, लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट द एग्जामिनर रिपोर्ट। तो सबसे पहला अब उसने कहा है कि दोज कैंडिडेट्स हु अंडरस्टैंड पब्लिक गुड्स डिड वेल ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाउएवर अ नंबर ऑफ पीपल कंफ्यूज देम विद मेरिट गुड्स। पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स के अंदर एक कंफ्यूजन आ गई। ठीक है, अदर कंफ्यूज पब्लिक गुड्स विद फ्री गुड्स एंड हम्म। बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, most जी जी। answers did however show awareness of public goods, that public goods would not generate profits। ठीक है, तो ये बेसिकली उसने बताया है कि कंफ्यूजन कहाँ कहाँ आई, कि पब्लिक गुड्स को मेरिट गुड्स के साथ कंफ्यूज कर दिया गया, या पब्लिक गुड्स को फ्री गुड्स के साथ और बेसिक नेसेसिटीज के साथ कंफ्यूज कर दिया गया। राइट, जी। लेट्स नाउ लुक एट द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो हमारा है, दैट इज कि डिस्कस वेदर और नॉट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी would benefit the country's would benefit the economy। ठीक है, सो ये हमारे पास है। अब टेक्नोलॉजी के एडवांस होने में क्या सबसे पहले फायदे होंगे इकोनॉमी को? लेट्स सी दैट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी कैन लीड टू एन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, because technology automates repetitive tasks and therefore increases output and lowers the cost of production। ठीक है, दिस वुड मीन लोअर प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कि जब कॉस्ट कम है तो प्रोड्यूसर्स यूजली कंपेटिटिव मार्केट में कंज्यूम प्रोड्यूसर्स ट्रांसफर दैट बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो गुड्स एंड ठीक। सर्विसेज की प्राइसेस कम, तो दैट मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स वुड इंक्रीज। ठीक है, इन एडिशन टू ठीक। दैट न्यू टेक्नोलॉजीज कैन ऑल्सो लीड टू इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अब हेल्थ केयर और एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, दैट मीन्स कि लिविंग स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ इकोनॉमी के अंदर इंप्रूव करेगी, हम्म। और उसकी वजह से पॉपुलेशन वुड बिकम मोर एक्टिव। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कैन मेक कंट्रीज एक्सपोर्ट्स मोर competitive, अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। उनके आने से जॉब क्रिएशन होगी और उसकी वजह से इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ ठीक पे हो। देखो, एक चीज जो चल रही है, दैट इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स इन दिस। राइट, हाँ जी। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हमेशा अच्छी तरह लिखना है। उसके बाद जो दूसरी चीज आपने करनी है, अप टू 5 मार्क्स फॉर व्हाई इट वुड नॉट बेनिफिट। ठीक है, तो हाउ एवर ऑटोमेशन
Automation and other technological advancement can lead to job displacements के machines replacing workers, particularly for low skilled workers के low skilled workers जो हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी jobs lose कर देंगे. ठीक है? As machines and softwares are able to perform tasks that were previously done by people, so demand for human labor will decrease. This means unemployment ज़्यादा हो जाएगी, wage rate कम हो जाएगी और mobility of low skilled workers भी reduce हो जाएगी. Right? Also this display, अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है इसकी वजह से क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो पैसा कमाते जाएंगे, दे विल क्रिएट वेल्थ. जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो अपनी सेविंग्स इस्तेमाल करते रहेंगे, उनकी वेल्थ इस्तेमाल हो जाएगी, तो वो जो इनकम गैप है वो इंक्रीज करता जाएगा. राइट? Moreover, in order to achieve this technological growth, the government may need to make trade-offs. अब टेक्नोलॉजी, अब इस ग्रोथ के लिए क्या है कि आपको रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे टेक्नोलॉजी की तरफ, और अब जब आप रिसोर्सेज लगाओगे वहां पे, तो जो आप मेरिट गुड्स या एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड कर सकते थे, यू वोंट बी एबल टू डू दैट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज. ठीक है? So let's now move on towards our last question. अच्छा, we did not discuss the क्या कहते हैं इसकी examiner report. Let's see. So let's see SK examiner report. The general performance on this question was good. There were some interesting points made in terms of low cost, price, quality of products produced, and effects on working conditions and employments. Some answers, however, rather narrowly focused on the number made unsupported statements. इसका मतलब है कि most candidates क्या है कि उनने बस रीजन स्टेट कर दिया लेकिन उसको एनालाइज बेहतर नहीं किया. ठीक है? तो एनालाइज करने ना करने की वजह से जो आपका मार्क्स होते हैं, यू लूज देम. ठीक है? याद रखो, एक एक चीज इकोनॉमिक्स में व्हिच आई से इज कि लेस पॉइंट्स, मोर एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज बेटर देन मोर पॉइंट्स बट नो एक्सप्लेनेशन. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जहन में रख लो. राइट? यहाँ तक क्लियर है बात? तो हम बस we are on the final question of this paper now. तो let's see. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट इज बेसिकली आइडेंटिफाई वाला. सो हमने जो दूसरी वेरिएशन की थी, आइडेंटिफाई 2 मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शनिज्म के 2 मेथड्स पूछ रहे हैं. सो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आपका एक शायद एम्बार्गो होता है, फिर कोटा होता है, फिर तारिफ होता है. टैरिफ्स, कोटास, एम्बार्गोज, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स, वीईआरस. ठीक है? उसके अलावा क्या हो सकते हैं? इसके अलावा होते हैं सब्सिडीज टू डोमेस्टिक फर्म्स. This is also a way of protectionism. ठीक है? So these are some of the methods जो कि आप protectionism के इस्तेमाल कर सकते हो. Explain 2 reasons why the government may want to reduce imports. कि government क्यों चाहेगी imports reduce करना? पहले तो है कि जैसे अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छी ना हो, एक्सपोर्ट्स कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो, तो वो चाहेंगे कि इंपोर्ट्स को कम करें. Exactly. तो let's see. पहला यहाँ पे क्वेश्चन में what I have written is कि the government may want to reduce imports in order to protect and promote the domestic industries.
and increase employment within the country. By reducing the amount of foreign goods entering the domestic market, domestic companies will face less competition and may be able to increase production and hire more workers. तो सबसे पहले इम्पोर्ट रिड्यूस करना है, प्रोटेक्शनिज्म का पार्ट है, ठीक है. फिर है कि द गवर्नमेंट में ऑल्सो वांट टू रिड्यूस इंपोर्ट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट. रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स कैन हेल्प डिक्रीज द ट्रेड डेफिसिट एंड इंप्रूव द कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो तुमने पॉइंट बताया था, राइट. अदर रीजंस के गवर्नमेंट जीडीपी इंक्रीज करना चाह रही है क्योंकि इंपोर्ट्स माइनस होते हैं जीडीपी में से, तो अगर इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो जीडीपी इंक्रीज हो जाता है. एक्सचेंज रेट रिवैल्यूएशन और एज पार्ट ऑफ एंटी डंपिंग पॉलिसी, ये भी प्रोटेक्शनिज्म का ही पार्ट होता है. तो बात क्लियर है बाजे? जी सॉरी, माइक मेरा ऑफ हो जाता है. हाँ, खैर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट इसका. दैट इज एनालाइज how a country's foreign exchange rate, uh, a fall in country's foreign exchange rate could increase its inflation. ठीक है. एक्सचेंज रेट आपका डिक्रीज हो रहा है, उससे इन्फ्लेशन आपकी किस तरह बढ़ सकती है, ठीक है. तो देख लो, a fall in country's foreign exchange rate will mean that currency of the country has become weaker. This would make imports expensive in the domestic market and prices of imported raw materials will increase. ठीक है, रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी. दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तो रॉ मटेरियल्स महंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी. ठीक हो गया. ठीक है. इन एडिशन टू दैट, डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो चीपर हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर. इफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज इलास्टिक, एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है. तो हमने दोनों बिल्कुल. एरियाज बता दिए कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे हो रही है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे हो रही है. ठीक है. ठीक. सो एक ये है. लेट्स सी कि व्हाट द एग्जामिनर हैज टू से अबाउट दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो लेट्स सी. So there were some excellent answers to these questions. Candidates showing strong understanding of the links between lower exchange rate, cost push और demand pull inflation दोनों. ठीक है. उसने बोला है कि इन दोनों इन्फ्लेशन का जब जिक्र कर दिया, so that was a very strong answer. हमने वही बात की हुई है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे होगी, उन दोनों को एनालाइज कर दिया. Other candidates, however, wrote that cause it would cause imported inflation without analyzing why this may occur, and some confused the effects of lower foreign exchange rate on the price of exports and imports. तो उनने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होगा उसको कंफ्यूज कर दिया. ठीक है. तो एग्जामिनर रिपोर्ट साथ साथ पढ़ाने का मकसद ये है, सो दैट यू नो कि क्या मसले हुए, कैंडिडेट्स ने कहाँ कहाँ गलतियां की, सो दैट यू डू नॉट रिपीट दैट. राइट. यस. फाइनली जो हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर है 8 मार्क्स का, दैट इज कि डिस्कस वेदर और नॉट अ डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज द कंट्रीज जीडीपी. इंटरेस्ट रेट कम होने से जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, दैट्स द क्वेश्चन. सबसे पहले है डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड लीड टू एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी और रिटर्न ऑन सेविंग भी बढ़ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, माय बैड. सो cost of borrowing and return on saving will both decrease. This would lead to a rise in consumption and a fall in savings in the economy. Saving कम, consumption ज्यादा, जिसका मतलब है कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी. कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज होने से मल्टीप्लाइड राइज आएगा इन नेशनल इनकम. अभी हमने बात की है कि थोड़ी सी स्पेंडिंग बढ़ने से कितनी ज्यादा इनकम जनरेट होती है. तो हमेशा जब भी जीडीपी से लिंक करना है तो हमेशा मल्टीप्लायर इफेक्ट को जहन में रखना. राइट. मोर ओवर फ्रॉम द फर्म्स साइड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि फर्म्स जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देंगी, जिसकी वजह से एक और इंजेक्शन आएगा एग्रीगेट डिमांड में. और एग्रीगेट डिमांड जब भी बढ़ती है तो हमेशा आपकी ये याद रखना कि आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है.
ठीक है, ठीक हो और national income is basically your GDP. However, a fall in interest rate might not necessarily lead to a rise in aggregate demand. If there is a very little fall in interest rate, अगर बहुत छोटा फॉल है तो फिर जीडीपी अगर बढ़ेगी तो बहुत थोड़े पोर्शन से बढ़ेगी, ठीक है। हम्म फिर यह है कि बोरोइंग जो होगी, पीपल बोरो करके इंपोर्टेड चीजों के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की जगह कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जीडीपी वुड रिड्यूस। ओके बात क्लियर है? लेट्स सी द यस एग्जाम, लेट्स सी द एग्जामिनर रिपोर्ट फॉर दिस। A small portion of candidates wrote about increase rather than the decrease in exchange rate. मतलब अब उसने decrease in interest rate का पूछा तो कैंडिडेट्स कंफ्यूज्ड के इंक्रीज के परस्पेक्टिव से लिख दिया आंसर, तो पूरे के पूरे 8 मार्क्स गए, ठीक है। Of those who did answer the actual question set, most recognized that it will likely to reduce savings and increase borrowing and spending. Stronger answers went on to examine the possible impact on the country's GDP, जो हमने किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी ठीक सो दैट वाज हमारा पेपर, क्या कहते हैं,